ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है ना, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है इतना ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका झारखंड बोर्ड ने जो है, जैक बोर्ड ने इसको जो निकाला है, तो इसको निकालने का उद्देश्य क्या है? इसको निकालने का उद्देश्य है कि जो क्वेश्चन आएगा ना 2025 में, यानी इस साल जो आपका एग्जाम होने वाला है, 11 फरवरी से चालू होगा एग्जाम, तो उस एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का होगा, इसी टाइप का ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और इसका जो है, और इस बोर्ड मॉडल पेपर में जो है, मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो है, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी एग्जाम में जो हुबहू उठा के दे सकता है, समझ में आ रहा है। और इसी प्रकार से जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है एक एक मॉडल सेट दिया है। तो इससे हम लोग को 2-3 फायदा है। पहले फायदा है कि किस टाइप का एग्जाम आएगा इससे आपको पता चल जाएगा, समझ गए ना। तो आप लोग इसको जो है बहुत बढ़िया से देखिएगा, कंप्लीट कीजिएगा इसको, हाँ। चलिए क्या क्या दिया है इसमें, देखो कैसे क्वेश्चन रहेगा, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ना। हाँ, इस प्रश्न पत्र में 4 खंड A, B, C, D है। कुल प्रश्न की संख्या 52 है। मतलब इस प्रश्न पत्र में जो है 4 खंड में इसको बांटा गया है और टोटल प्रश्न की संख्या कितना है? 52 है। और उसके बाद बोलता है खंड ए में कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है। मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका 1 से लेकर के 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। और 31 से लेकर के 52 तक जो है क्या होगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, एक सही विकल्प का चयन कीजिए। ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर बोला गया है, 4 नंबर में शायद यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है। 4 नंबर में है खंड बी में प्रश्न संख्या 31 से 38 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्न के उत्तर दीजिए और प्रश्नमान 2 अंक निर्धारित होगा। मतलब यहाँ पे जो है कितना से कितना बोला है? 31 से 38 कितना होता है? 31 से 38 कितना क्वेश्चन होता है? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 यानी 8 क्वेश्चन है। यानी 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में जो है आपको कितना क्वेश्चन का आंसर देना है? 6 प्रश्न का आंसर देना है। कोई भी 6 का आपको आंसर देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन में कितना नंबर रहेगा? ये 2 नंबर रहेगा। समझ में आ गया ना। 5वां नंबर में क्या दिया है देखिए, खंड सी में प्रश्न 39 से 46 लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सेम वही चीज है और प्रत्येक का कितना नंबर रहेगा? 3 नंबर का रहेगा। यहाँ पे देखिए खंड डी में प्रश्न संख्या 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 नंबर का रहेगा। देखिए सर, 47 से 52 कितना क्वेश्चन होता है यहाँ पे? 6 क्वेश्चन है। देखिए 6 क्वेश्चन होगा, 6 है ना। मतलब 47 नंबर, 47, 48, 49, 50, 51, 52 6 क्वेश्चन में से जो है किन्हीं आपको 4 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। 2 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे क्या है? वो ऑफर है। समझ गए? मतलब बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन क्या देखिए, हम लोग आज के इस क्लास में जो है 1 से लेकर के 30 नंबर तक हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। कल फिर हम लोग देखेंगे क्या सब्जेक्टिव, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 ये शून्यांक है। मतलब इसके जो है आपको शून्यांक दिखना है। कितना कितना होगा? प्लस माइनस 9√3 प्लस माइनस 3√3। ये सब ऑप्शन का हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बहुत समय लग जाएगा। इसका शून्यांक निकालने बोला है। देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27 का शून्यांक निकालने के लिए आप लोग हम बताए थे कि 0 के बराबर आप कर दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 27, उस पर जाके प्लस 27 हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर जैसे हटेगा वहां पे हो जाएगा 27, लेकिन इधर क्या होगा? प्लस और माइनस होगा, क्योंकि प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, यानी प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस 27 को हम तोड़ेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा 2 ठो का आता है, 3 3 का है ना। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस, ये 2 3 में से 1 3 बाहर आ गया और बाहर में 1 3 बचा हुआ है, यानी प्लस माइनस 3√3। ये हो गया आपका आंसर। ये ऑप्शन नंबर कहाँ में है? बी नंबर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करता है तो इसमें कितने शून्यांक होते हैं? अध्याय 2 में आप लोग हम बताए थे। ये कितने नंबर है? 1 नंबर। 2 नंबर में हम लोग मतलब अध्याय 2 में आप लोग को बताए थे। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन था, याद कीजिए सर आप लोग, ऐसे क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन था ना। और आप लोग को बोला गया कि इसमें शून्यांकों की संख्या कितना है, तो आप लोग इस तरह गिने थे। यहाँ पे प्रतिशत करता है, यहाँ पे और शून्यांकों की संख्या 3 कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यदि किसी बहुपद के x अक्ष को, ये है x अक्ष,
ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करते हैं, 3 बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करता है। तो इसमें कितने शून्य होते हैं, कितने शून्य होते हैं? तो 3 शून्य होते हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ये जो दो परिमेय संख्या क्लास 9 में आप लोग पढ़े हैं इसको, दो परिमेय संख्या के बीच, जैसे 2 एक हो गया परिमेय संख्या, एक हो गया 3 परिमेय संख्या, ये 2 और 3 के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं? तो अनंत हो सकता है, अनगिनत, क्योंकि 2 और 3 के बीच में 2.1 होगा, 2.3 होगा, 2.4 होगा, फिर बोलोगे कि उसके बाद 2.21 होगा, 2. मतलब इसमें आप कितना बोलेंगे सर? बहुत ज्यादा संख्या होते हैं, अनंत, इसको हम बोलते हैं अनगिनत। ठीक है, आप क्लास 9 में इसको पढ़ चुके होंगे। तो कहां पे होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनंत। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF। दो क्रमिक सम संख्या का मतलब होता है, सम संख्या आपको किसको बोलते हैं? देखिए, 2 हो गया, मतलब वह संख्या जो 2 से भाग हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। 2 हो गया, उसके बाद 4, 6, 8, 10, ये क्या है? सब सम संख्या है। सबसे छोटे सम संख्या क्या है? यहाँ पे 2 है। अब यहाँ बोलता है कि कहाँ पे है? हाँ, दो क्रमिक सम संख्याओं का, क्रमिक मतलब एक के बाद एक। देखिए ये दोनों का, ये दोनों क्या है? एक क्रमिक संख्या है 2, तो 2 और 4 का HCF कितना हो जाएगा? यहाँ पे HCF कितना? 2 और 4 का 2 होगा, निकाल के देखो 2 हो जाएगा। अब ये 4 और 6 का अगर HCF आप निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा? 2 नहीं होगा। कैसे कैसे बताइए? 4 और 6 का आप 4 को जो है आप गुना कीजिए, तोड़िए, है ना, मिल रहा है, मतलब क्या हो गया? HCF हो गया ना। यानी दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा यानी HCF जो है वो कितना हो जाएगा? 2 होगा। यदि अगर यहाँ पे अगर विषम संख्या बोलता तो कितना आंसर होता? अगर यहाँ पे विषम संख्या बोल देता तो कितना आंसर होता? 3 होता। देख लेता हम लोग। देखिए, 1 हो गया विषम संख्या, सॉरी, जैसे 1 हो गया विषम संख्या, 3 होगा, उसके बाद 5 होगा। अब 2 क्रम है, देखिए, अब 1 को अगर तोड़ेंगे मान के तो 1 गुना 1 लिख सकते हैं। अब 3 को अगर तोड़ते तो कितना? 1 गुना 3 लिख सकते हैं। तो HCF कितना होता सर बताइए? अरे 1 होता। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF 2 होता है, याद रखिएगा, और दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दो चरों x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है? देखिए क्या है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसमें जो है बोलता है कि इसमें कितने अधिकतम हल हो सकता है। इसमें हल जो है ना, मतलब अनंत हो सकता है। हम x का मान कुछ ले लेंगे तो y का मान कुछ हो जाएगा, y का मान कुछ ले लेंगे तो x का मान कुछ होगा। नहीं समझे? आप लोग इस तरह से नहीं बनाए थे? बहुत सारा क्वेश्चन बनाए होंगे हैं? जैसे एक क्वेश्चन था, जैसे मान के लिए x प्लस 2y बराबर 0, है ना, ऐसा ही है। तो x बराबर हमने क्या किया? ये माइनस 2y हो जाएगा। तो x का मान के लिए अगर 0 है, x का मान अगर हम क्या किए? 0 कर दिए, तो y का मान कितना हो जाएगा? y का मान भी तो 0 होगा। x का मान 0 होगा तो y का मान कितना होगा? ये 2 उधर आ जाएगा तो क्या भाग हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x का मान अगर हम 1 कर दिए, x का मान अगर हम 1 मान बैठा दिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, x का मान अगर हम 1 कर दिए तो y का मान कितना हो जाएगा? 1/-2। समझ पा रहे ना? इसी टाइप से हम x का मान कुछ भी बैठा है, y का मान कुछ और हो जाएगा। समझ गए? तो इसके हल कितना होता है बताइए? अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा। तो कहाँ पे आंसर है बताइए? ऑप्शन नंबर सी में है, अनगिनत। ठीक है, दो चरों वाले x y में रैखिक समीकरण इतनांक में कितने अधिकतम हल हो सकता है? तो अनगिनत। इसको हम लोग गिनने पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वासंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? आप लोग को हम बताए थे कि जब संगत होगा मतलब क्या होगा? हल होगा। संगत होगा मतलब क्या होगा? हल होगा। असंगत होगा मतलब कोई हल नहीं होगा। तो असंगत कब होता है? जब दो रेखाएं क्या हो? समानांतर हो, मतलब इसमें कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। समझ गए ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये वासंगत। तो वासंगत होने की स्थिति में जो है, रेखाएं, कहां में क्वेश्चन है सर? हाँ, निरूपित रेखाएं कैसी होती है? वासंगत। ये क्या है सर? वासंगत। ये वासंगत है।
ये वासंगत होने पर क्या होता है ये बताइए, ये रेखा क्या होता है, समानांतर होते हैं। क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। क्लियर हो रहा बात। और संगत होने पर रेखा क्या होते थे बताओ, या तो वो प्रतिच्छेद करते थे, समझ गए, या फिर वो क्या होते थे, समपाती होते थे, मतलब एक रेखा था और उसके ऊपर एक और रेखा। लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आया, आइए ना। संगत होने पर क्या होता था, रेखाएं प्रतिच्छेद होते थे या फिर रेखाएं समपाती होते थे, और वासंगत में क्या होगा, रेखाएं समानांतर होगा। ये हमने उस समय बताए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आंसर बताइए, यहाँ पे हो जाएगा समानांतर, जो ऑप्शन नंबर कहाँ में है, ऑप्शन नंबर बी में है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल। देखिए ये तो इसका मूल 2 निकलेगा क्योंकि इसका घात कितना 2 है, लेकिन इसमें से एक ही मूल हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, इसको हल करो। यहाँ पे कुछ ना मतलब एक है, एक और 2 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसको अब तोड़ो, 2 के 2 है ना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 के जगह में 1 प्लस 2 करेंगे, होगा ना 3, और बाहर में x है और यहाँ पे बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे x, प्लस गुना माइनस माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे आप क्या करो, कॉमन लो, कॉमन आएगा, कितना हो गया कॉमन, x कॉमन आया, x माइनस 1 हुआ, माइनस 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना x माइनस कितना होगा, 2 ले लिए तो कितना बचा, 1 बचा ना, बराबर 0। दोनों में से क्या है, x माइनस 1 हुआ, कॉमन ले लिए, और क्या बचा हुआ, x माइनस 2 बचा हुआ, कितना हो गया 0। तो x माइनस 2 बराबर 0 एक बार लिख लिए, और x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर ये माइनस का 2 उस पर जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा, और x पर यहाँ माइनस 1 उस पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। बताइए, ये 2 मूल निकल गया। यहाँ पे क्या पूछा है कि उसका एक मूल है, एक मूल क्या है यहाँ पे, या तो 2 होगा या तो 1 होगा। यहाँ पे देखिए 2 और 1 के अंदर में कौन सा है, देखिए तो यहाँ पे 2 है, कितना है, 2 है, इन ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 2 लगातार विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 290 है। 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम मतलब तो आप जानते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बताइए, वह संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होते, भाग ना जाता है, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। बोले कि 2 लगातार विषम संख्या है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 290 हो। तो हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा बना के ही लिखते हैं, लिखेंगे माना 2 विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, एक हो गया x ले लेते हैं, एक x और x प्लस 2। फिर बोले सर लगातार है तो आप x प्लस 1 क्यों ना लिखे, तो 2 लिखने का रीजन क्या, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2 विषम संख्या सब लिखते हैं, जैसे 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, ऐसा ना विषम संख्या है। ये दोनों के बीच में अंतर कितना है बताइए, सबका 2 का अंतर है, इसलिए हमने वहां पे x प्लस 2 लिख दिया, ठीक है। अगर लगातार संख्या बोलता, विषम ना बोलता, संख्या बोलता, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है क्या कि 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक जो हम यहाँ पे मान चुके हैं, जिनके वर्ग का योग, मतलब जिसको अगर वर्ग करेंगे, जिसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। देखिए सब हमने उसको क्या किया, वर्ग किया ना, इसको भी वर्ग किया और फिर जोड़े, तो कितना होगा, प्राप्त होगा 290। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है दिक्कत, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2a एक्स बी 2, 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 290। यहाँ तक ठीक है। हाँ, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, प्लस 2 दुगुना 4x, और यहाँ पे प्लस 4, और उधर से इधर आ जाएगा तो माइनस 290, और वहां पे क्या बचा, 0 बचा। 2x स्क्वायर प्लस 4x, और देखिए 290 से अगर हम 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 286, है ना, माइनस 286 बराबर 0। फिर आप क्या करो, इसको ना क्या करो, भाग कर दो दोनों को, दोनों तरफ 2 से, दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2x माइनस यहाँ पे कितना होगा 14 3 बराबर 0। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे ना गुणनखंड, वैसे हम इसको भी करेंगे। अब गुना कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक है, एक और 143 को आप क्या कीजिए गुना कीजिए, कितना हो 143 को और 1 से गुना करेंगे तो 143 होगा ना। अभी कितना से जाएगा 11 से जाएगा लगता है। देखिए 11 के 11 कितना बचा 3 33 यानी 3 ग्राम 33 यानी 11 और 13 लाना कितना हमको 2 लाना है, 2 लाना है ना। हाँ यहाँ पे हम थोड़ा लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 13x माइनस 11x, एक ही बार में लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना। 13x माइनस 11x मतलब 13 से अगर 11 घटाएंगे तो 2x होगा और माइनस कितना है 143 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे हम x को मान लिए तो यहाँ पे बचा x प्लस यहाँ पे हो गया आपका 13 माइनस माइनस कितना हो गया यहाँ पे कितना कॉमन यहाँ पे 11 कॉमन आएगा तो क्या बचा x और यहाँ पे माइनस है ना तो प्लस गुना माइनस माइनस है मतलब क्या है प्लस गुना माइनस है, माइनस ले लिए मतलब क्या बचा प्लस बचा हुआ है और यहाँ पे कितना बचा 13 बराबर 0। ठीक है, तो x प्लस 13 एक बार लिख लिए और x माइनस 11 एक बार लिख लिए बराबर 0। और कहीं में जगह नहीं है, यहाँ पे होगा सर। आप लोग याद रखिएगा, पहले उसको लिखिए फिर इसको लिखिए फिर उसको लिखेंगे। x प्लस 13 बराबर 0 एक बार लिखेंगे, क्या x प्लस 13 बराबर 0 लिखेंगे और एक बार x माइनस 11 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर प्लस 13 उस पर जाके माइनस 13, x बराबर माइनस 11 उस पर जाके प्लस 1। अब थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे x का मान 2 आ गया, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, कहाँ पे क्वेश्चन है सर 8 नंबर ना। हाँ धनात्मक पूर्णांक बोला है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक नहीं धनात्मक बोला है। तो ये तो क्या है सर ऋणात्मक ना है, ऋणात्मक है ना ये, तो इसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, यहीं पे छोड़ दें। हमको पकड़ना क्या है धनात्मक यानी 11, x का मान कितना आ गया 11। अब यहाँ पे हमने क्या क्या माने हैं, एक ठो x माने हैं यानी 11 होगा और एक ठो क्या है सर बताओ x प्लस 2 है मतलब 11 प्लस 2 मतलब कितना 13 यानी 11 और 13 क्या हो जाएगा बताइए 11 और 13 होगा। 11 और 13 कहाँ में है, 11 और 13 है कहाँ पे है डी नंबर में। बताइए तो यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 1 9, निम्नलिखित में कौन एपी मतलब समानांतर श्रेणी में है, एपी में है ना, बुझ रहे हैं एपी में है। आप कैसे पता करेंगे, याद करो सर वो 5 अध्याय जो हम लोग ने पढ़े थे कि अगर डी बराबर है सभी के बीच के जो सर्वंतर है ना, सर्वंतर अगर बराबर है तो एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है, बराबर नहीं है। तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे देखिए 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है बताइए, 2 का अंतर है। कितना का अंतर है 2 का अंतर है। हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे अंतर है आपका 2 का, यहाँ पे 4 और 8 के बीच का अंतर कितना बताइए है 4 का, यहाँ पे कितना का अंतर है 8 का। 2 4 8 सबका डी बराबर है नहीं है, मतलब ये जो है सर्वंतर नहीं होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, सर्वंतर के अलग अलग है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 और 3 के बीच में कितने का अंतर है 2 का, 3 और 9 के बीच कितने का है 6 का, यही तो गड़बड़ी हो, मतलब ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। क्लियर। अब हम लोग सी को देखते हैं, देखिए इसको लेकिन थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, फिर इसको मिटाएंगे तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, चलिए यहीं पे कोशिश करते हैं। देखिए ये 10 है ना, ये क्या A1 A2 A3 A4, तो A2 माइनस A1, A2 कितना -6 माइनस A1 कितना -10, तो -6 और माइनस माइनस प्लस 10 से 6 घटेगा कितना 4, मतलब ये इसके बीच में कितना है 4 है। क्लियर। अब हम इसके बीच में निकालते हैं अंतर क्या है, -2 से -6 घटाएंगे, किससे -2 से -6 को घटाएंगे तो -2 माइनस माइनस क्या +6, 6 से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 4, इसमें भी 4 आता है। अब इससे घटा के देखिए -2 कितना सॉरी 4, यानी इसका डी जो है क्या सभी में बराबर है, इसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए कोई दिक्कत नहीं है, वो गेट वाला थोड़ा सा लगा क्या हो तो सर बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत ना, चलिए
उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 1, 4, 7 और 10 के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। 18वें पद मतलब क्या होता है? ये 18, A1, A2, A3, A4 इस तरह से ये 18 किसका मान निकालना है? ये 18 का मान। क्या फॉर्मूला था? A + 17D, याद है? तो A का मान कितना? पहला पद 1 है 17 और D का मान कैसे होगा सर बताइए? 7 - 4 3 या फिर 4 - 1 = 3। आप किधर से भी 3 ले लो, ठीक है? यानी D का मान कितना है? 3। 1 + 3 × 7 21 का 1 हाथ में रहा 2, 3 1 3 और 2 5, यानी 51 कितना हो गया? 52। कितना नंबर आंसर है सर बताइए? ये है ऑप्शन नंबर सी यानी 52। इसको थोड़ा सा लिख लेना चाहिए, फिर आप लोग लिखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। D = 4 - 1 यानी कितना? 3 और यहाँ पे A कितना दिया है? 1। बताइए समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया समझ में? चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है ना सर, ये क्वेश्चन को कैसे करके दे दिया है, ये आपका न्यू किताब में ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम लोग सभी परिमेय पढ़े हैं, ये परिमेय को छोड़ करके। ये क्या था? दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16/9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे क्या था परिमेय, आप लोग बताते हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत यानी त्रिभुज के जो है, दोनों त्रिभुज का संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता था। ठीक, जैसे मान के चलो यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज है PQR। ये दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज में से जो है एक का है आपका 16 मान के चलिए और एक है 9, ठीक है? हाँ तो लिख लें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज PQR, ये दोनों का जो अनुपात है वो अनुपात कितना होगा? संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जैसे AB है, AB का अगर ये संगत भुजा क्या है? PQ है, यानी AB बटा PQ के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर? दूसरा अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे BC, चलिए यहाँ पे लिखते हैं BC बटा QR के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। उसी प्रकार AC बटे PR, कितना बढ़िया सा नाम लेते हो सर, PR। बीच में रुक करके बोलना चाहिए ना, आप लोग डायरेक्ट PR बोलते हो। AC बटे क्या होगा? PR का स्क्वायर, ठीक है? ये था आपका परिमेय। इसमें बोल रहा है कि ये दोनों दिया हुआ है, यानी ये दोनों क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 16/9। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 16/9, लिख लिया। और इसमें से कोई भी एक ठो उठा लो सर, यहाँ पे नाम तो नहीं दिया है, ये भी निकालो कि BC, नाम नहीं दिया, सिर्फ भुजाओं का अनुपात बोला है। देखिए उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो संगत भुजा कोई भी एक हम उठा लेते हैं, है ना? और उठाएंगे क्या? चल लिख लेते हैं हम लोग AB बटा PQ का स्क्वायर कर दिए। क्लियर है? हाँ, अब वहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा सर बताइए? 16/9 होगा, रूट होगा ना यहाँ पे, और वहां पे क्या बचेगा? सिर्फ AB बटा PQ बचेगा ना। तो फिर आप बताइए कि AB बटा PQ मतलब क्या हो जाएगा? 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4 और 9 कितना हो जाएगा? 3, यानी 4:3 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4:3 यानी C। कोई दिक्कत है? कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि भुजाओं का अनुपात दे दिया है, भुजाओं का अनुपात दे दिया है, उसके त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है। तो क्या करना है? उसका डबल कर देना है, उसका वर्ग कर देना है। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, यानी 16:9। बोलिए कोई दिक्कत है? हालांकि इसको थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा क्योंकि इसको आप पढ़े नहीं हो, ठीक है? चलिए यहाँ तक भी दिक्कत नहीं ना, अभी तो आपको समझ में आ गया ना। ये जो है एक परिमेय होता है त्रिभुज, यानी कोई दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है क्या होता है? उसका संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है।
तो ये एक भुजा हो गया, ये दूसरा भुजा हो गया, तीसरा भुजा का अनुपात हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम कोई भी एक भुजा का अनुपात यहाँ पे निकाल लिए। ये जरूरी नहीं है कि ये भी बटे पी क्यू लिखना है, आप लिख सकते हो। हाँ ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा? समचतुर्भुज कैसा होता है बताइए? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ऐसा होता है ना, उसके जो विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई जो है, एक है 6 एक है 8, ये मानकर बढ़कर 8 कर दिए, इसको हम 6 कर दिए। आपको निकालना है क्या? ये भुजा निकालना है। और समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा जो है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक भुजा की लंबाई, समचतुर्भुज के भुजाओं की लंबाई, समचतुर्भुज के भुजाओं की लंबाई हो जाएगा 1/2 और रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 और रूट अंडर d1, यहाँ पे d1 क्या है? यहाँ पे विकर्ण, विकर्ण यहाँ पे कितना? 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस प्लस कितना होगा? 6 का स्क्वायर, 1/2, 8 8 64 प्लस 6 6 36। अब ये फॉर्मूला को ना याद रखिएगा सर। हाँ, अब यहाँ पे हो जाएगा रूट का अंदर कितना सर? 100। तो 1/2 गुना 100 का रूट को अगर निकल कितना हो जाए? 10 होगा, 10 10 100, 2 1 के 2, 5 दूना 10, यानी कितना होगा सर बताइए? 5। बताइए, ये हो गया सर प्रत्येक भुजाओं की जो लंबाई है वो कितना होगा सर? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है ना सब? तो हाँ सेंटीमीटर है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई का फॉर्मूला है बताइए? 1/2 गुना रूट अंडर विकर्णों का, जो दो विकर्ण है उसके वर्ग का योगफल होता है, यानी d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा बढ़िया सा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? 11 नंबर तक ही पहुंचे हम लोग, टाइम जो बहुत हो गया जी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? दो अक्ष है, एक हो गया एक्स अक्ष, एक हो गया वाई अक्ष। इसके जो प्रतिच्छेदी बिंदु कहाँ? यहाँ पे है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं सर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मूल लिखा हुआ है। बोलिए, कोई दिक्कत है? प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। एक ही क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक है। आपको जो है एक अक्ष दिया गया यहाँ पे एक्स अक्ष, ये हो गया आपका कितना? क्या? एक्स अक्ष, और ये हो गया वाई अक्ष। वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म, मतलब 5 इकाई युग्म एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर जो है ये वाई अक्ष है सर, समझे? क्या है? वाई अक्ष। 1 2 3 4 5 है ना, 5 इकाई युग्म एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, मतलब यहाँ पे क्या? एक बिंदु है। क्या यहाँ पे? बिंदु है। क्या हो रहा है? हाँ, ये बिंदु है, और बिंदु क्या है? P है। ये बिंदु का, बिंदु क्या है? यहाँ पे P है, P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसका निर्देशांक कितना होगा सर बताइए तो आप लोग? पहले तो x की तरफ गया कितना? 5, और y की तरफ कुछ गया है क्या? नहीं, 0, यानी 5 0 होगा सर इसका निर्देशांक, समझे? यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ये होगा आपका सही। कोई दिक्कत है? यही तो बताइए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। साइन a बराबर 3/4, तो कॉसेक a का मान कितना होगा? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। साइन a बराबर 3/4, तो कॉसेक a बराबर कितना होगा सर बताइए? अरे 4/3 नहीं होगा, क्योंकि साइन और कॉसेक क्या है? एक दूसरे का उल्टा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/3। कहाँ पे है? ये में है, यानी 4/3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को जो है उस पे जो बनाते हैं, एक तो सेक a प्लस टेन a लिख लेते हैं। सेक a प्लस 10a, और यहाँ पे लगता है 1 माइनस साइन है, यही तो है, 1 माइनस साइन है। हाँ ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। देखिए, सेक a को हम लोग लिखेंगे 1/cos a लिखेंगे, प्लस 10a को लिखेंगे sin a/cos
कॉस ए लिख सकते हैं ना। और इसको ऐसे ही जो है ना, जैसा है वैसा इसको उतारते जाओ। हाँ, अब 1 बटे कॉस ए और यहाँ पे साइन बटे कॉस ए। कॉस ए और कॉस ए का लॉसा कितना हो जाएगा? कॉस ए होगा। अब ये कॉस ए को कितने बार पढ़ोगे? कॉस ए होगा एक बार, उस एक को 1 से गुना करो 1, और कॉस ए को कितना से पढ़ोगे? कॉस ए होगा 1 से, उस एक को आप साइन ए के साथ गुना करो, कितना होगा? साइन ए। और यहाँ पे क्या है? 1 माइनस साइन ए। क्लियर? अब ध्यान से समझना सर, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में क्या है? कॉस ए, ठीक हो गया ना। तो 1 का स्क्वायर रखे या ना रखे कोई फर्क है? हाँ, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए हम लिख दिए। 1 का स्क्वायर मतलब क्या? 1 है। 1 माइनस साइन स्क्वायर, ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। याद करो, याद आया? और यहाँ पे क्या है? कॉस ए है। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा कॉस ए एक ही तो है, ऊपर में 2 कॉस ए है, ये 2 कट करके 1 हो गया, क्या बचा? कॉस ए ना बचा जी। क्या आप लोगों को समझ में आया? आ गया ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कितना नंबर बताइए तो? कॉस ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा सही, यानी कॉस ए। ये कितना नंबर है? 16 नंबर। 16 नंबर था ना? हाँ, 16 नंबर। 17 नंबर में देखिए, tan a बराबर √3, तो a का मान क्या होगा? tan a बराबर कितना है? √3 है ना? तो a का मान कितना होगा? तो tan a बराबर, अच्छा √3 किसका मान होता है? tan कितना डिग्री का मान होता है? √3 tan 60 डिग्री का मान होता है ना। फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो काम नहीं चलेगा। tan 60 डिग्री का मान कितना है? √3 है। tan खत्म, तो क्या बचेगा? a बराबर 60, यानी यहाँ पे कौन? a बराबर, a का मान कितना हो जाए बताइए? 60 डिग्री हो, यानी b। बताइए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ठीक, ये हो गया है। हाँ, यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा? ध्यान से आप देखिए सर, मन लगा के देखिए। ये मान के चलो क्या, ओह इसको हटा देते हैं सर, इसको हटा देते हैं। एक सीधे लंबे किसी सीधे खड़े खंभों, ये एक खंबा है, समझे ना? है, और सूर्य मान कर इधर है, इधर इधर सूर्य है। अब छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है, अब ये है उसका छाया, यानी जो ऊंचाई है और ये जो छाया है दोनों क्या है? बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब यहां से कितने डिग्री में उन्नयन कोण है, मतलब ये वाला कोण आपको निकालना है, कितने डिग्री होगा? इसका हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम कितने डिग्री यहाँ पे होगा जो ये दोनों यानी लंब और आधार क्या होगा? बराबर होगा। और ये किस में आता है? ये लंब और आधार है आपका 10 में आता है। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, लिख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन है ना। हाँ, 10 सी कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सी लिखे हम लोग, है ना। 10 सी लंब बटे आधार, लंब क्या है? ए बी लंब है, और आधार क्या है? बी सी है। अब 10 सी अगर हम यहाँ पे 10 45 डिग्री का मान बैठाते हैं, 10 45 मान कितना होता है? 10 45 का मान 1 होता है ना। तो ए बी बटा बी सी, इसको अगर हम क्या करें? कोना कोनी गुना करें तो क्या होगा सर बताइए? ए बी बराबर बी सी, मतलब हमको जो है किसका 45 डिग्री, यानी 10 45 अगर 45 डिग्री अगर होता है ये, तब जाके ये ऊंचाई और आधार क्या होगा? बराबर होगा। यानी पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा, तो कितना डिग्री होगा सर बताइए? 45। क्या आप लोगों को समझ में आया सर ये बात? आ गया? हम यहाँ पे चेक करके भी देख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद देखेंगे अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का कोण होता है। ये आप लोग तो जानते हो सर, कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री का होता है सर। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। आप लोग इसको पढ़े नहीं थे? आप लोग पढ़े होंगे सर, पढ़े होंगे, याद नहीं आ रहा होगा, है ना। ये अर्धवृत्त है, मान के चलिए यहाँ से ये वाला कोण, यानी ये वाला कोण कितना डिग्री होता है? 90। यहाँ से ये वाला कोण कितना होता है? 90। यहाँ से ये वाला कोण बाहर चला गया, 90। समझ में आ रहा बात?
यानी ये सब क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं। अभी आते हैं सर, यदि दो वृत्त के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? ध्यान से समझो सर, समझ रहे ध्यान से, हम कुछ बोले? अच्छा ठीक है, अब बोल रहे हैं। यदि दो वृत्त के केंद्र, अच्छा हम एक और वृत्त बना लेते हैं, यहाँ पे एक वृत्त और बना लिए, ठीक है, बना लिए एक वृत्त। यदि दो वृत्त के केंद्र के मध्य दूरी, ये जो केंद्र के जो मध्य दूरी है, ये जो दूरी है, उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो, मतलब ये जो दो त्रिज्या है ना, ये दो त्रिज्याओं के योग के तुल्य है, मतलब उसका मान योग के बराबर है। मान के लिए कि ये 5 सेंटीमीटर और ये जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है ना, तो 5 3 कितना हो गया? 8। इसका मतलब यह है कि दोनों वृत्त जो है एक दूसरे से क्या है, सटा हुआ है, समझ गए? उसके त्रिज्याओं के योग के तुल्य है, ये जो रेखा है वो दोनों त्रिज्याओं के योग के बराबर है। क्लियर हो रहा बात? बोले कि उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? अब ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, ये मतलब दोनों से जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? ऐसा नहीं सिंगल नहीं, दोनों वृत्त से। एक हो गया आपका ये वाला, एक तो खींच सकता है ना, एक यहां से भी खींचा जा सकता है, ये सटा नहीं रे, हाँ, दो हो गया, और एक यहां से भी जो है खींचा जा सकता है। कितना होगा सर बताइए? 3 उभयनिष्ठ यानी स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। कोई दिक्कत बोलिए? और बाकी अगर बोलिएगा नहीं यहां से भी खींच सकते, ये उभयनिष्ठ तो नहीं है ना, ये क्या है, मतलब अलग है, ये इस वृत्त का स्पर्श रेखा है, उसका तो नहीं है ना, मतलब क्या बोला यहाँ पे? उभयनिष्ठ होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, ठीक है? वैसे स्पर्श रेखा जो दोनों में हो, तो दोनों में जो है 3 ही स्पर्श रेखा हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर, आगे बढ़े? टाइम कितना हुआ? 3 बज गया जी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में, इतना बड़ा बनाएंगे, चलिए ये जो है, हाँ एक जीवा ये हो गया सर, और एक जीवा ये हो गया, देखो सर जीवा बराबर लग रहा है देखने में, चलो यहाँ पे है, क्लियर, ठीक है? और यहाँ पे इसका क्या है सर? केंद्र है, क्या है? केंद्र है। वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीव, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, समान दूरी पर, समान दूरी पर, है ना? समदूरस्थ जीवाएं आपस में, अगर इसकी दूरी अगर समान है तो जीवा भी क्या होगा सर? समान होगा। क्या होगा? समान होगा, है ना? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समान है। याद रखना, वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र है, केंद्र से समान दूरी पर जो जीवाएं होंगे वो दोनों जीवाएं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समदूरस्थ जीवाएं बराबर होती है। क्लियर? चलो, दो गोले का आयतन का अनुपात इतना है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दो गोले के आयतन, दो गोले का आयतन, एक गोला का आयतन हो गया 4/3 पाई r1 क्यूब, ठीक है? गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो r1 हम इसलिए कि दो गोला है तो फिर r पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए r1 करते एक ठो r2 करेंगे, और दूसरे गोला का हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब। कितना दिया है सर बताइए? 8:27, मतलब 8/27। कोई दिक्कत नहीं है। ये 4/3 और पाई ये दोनों कट गया, ऊपर में क्या बचा? r1 का क्यूब बचा ना, हम r1 लिखे, और नीचे में r2 बचा हुआ है, दोनों के बदले में यहाँ पे 3 कर दिया। कोई दिक्कत है? अब 8 है यहाँ पे, तो 2/3, 8 को 2 का क्यूब करेंगे और 27 को 3 का क्यूब करेंगे। तो देखिए तो सर, ये बोलिए तो कोई दिक्कत है? 2 का क्यूब कितना? 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना? 27 होता है। क्यूब क्यूब खत्म, यानी r1/r2 बराबर 2/3। यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत है? हमको मतलब r1 और r2 मिल गया। निकालना है कि आप क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है बताइए? फॉर्मूला क्या है? 4 पाई r², तो r1 का स्क्वायर और 4 पाई r2 का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है? हाँ, ये हमको निकालना है। तो 4 पाई और 4 पाई कट गया, r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना? r1/r2 कितना आया बताइए? 2/3 आया है, तो 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9,
यानी 4:9। बताइए तो सर आप लोग कहीं पे है, कहाँ में है, बोलिए तो सर आप लोग। बढ़िया समझ में आया। ये आयतनों का अनुपात है जो दिया हुआ है, अरे हम लोग इसको निकालें। ये हम लोग पहले अगर आर नहीं निकालते तो उसको कैसे निकालते, इसलिए पहले हम लोग क्या निकालें, आर का अनुपात निकालें, यानी त्रिज्याओं का अनुपात हम लोग निकालें और उस त्रिज्याओं का अनुपात उसमें हम लोग बैठा दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। गोले का क्या सर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है गोले का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर में बोला है। अब फॉर्मूला क्या है, अभी तो हम लोग पढ़े 4 पाई आर स्क्वायर यानी 144 पाई। तो पहले तो हम इसको बहुत बढ़िया से पाई पाई को काटेंगे, हैं नहीं काटेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 144 और ये गुना में उस पर जाके भाग होगा। अब इसको काटिए, मन लगा के काटिए, 4 1 4, 4 3 12, 4 6 24 हुआ। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर होगा कि नहीं होगा। 36 को अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा 6, यानी आर का मान कितना 6 सेंटीमीटर। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है 6 सेंटीमीटर। क्या आप लोगों को भारी लग रहा है सब क्वेश्चन, भारी नहीं है, बिल्कुल भारी नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ना इसको जो है घर में जाकर कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों का कल तक आशा करते मिल जाएगा। देखते हैं, कोशिश तो करेंगे कल आप लोगों को मिल जाना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 24 नंबर, कितना नंबर 24। क्या क्वेश्चन देखिए, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, देखिए 1/2, वाह रहने देते इसको, 1/2 हो गया। कैसे करके हुआ, टोटल कितना है सर, टोटल कितना है 2 है, एक हेड है एक टेल है, मतलब एक चित और एक पट, 2 है, 2 को नीचे लिख दिए। किसका निकालना है, पट का प्रायिकता निकालना, चित का रे, चित का प्रायिकता निकालना है। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्रायिकता, तो कितना चित है बताइए, 1 है, 1/2 हो गया। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत किसी का हो जाता है, फिर भी हमने एक तरफ से पूरा कराए, इसलिए कराएं क्योंकि फिर किसी का प्रॉब्लम हो तो अपना दोबारा देख लेंगे, है ना। चले आगे बढ़े, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, बताइए 1 होगा ना, क्योंकि निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है। अगर अनिश्चित घटना हो तो क्या हो जाएगा बताइए, 0 होता है। अनिश्चित मतलब कोई घटना घटा ही नहीं है, उसका 0 हो जाएगा ना। हाँ, एक पासा किसको बोलते हैं, एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता। अब ये पासा में कुल संख्या कितना होता है सब बताइए, कुल संख्या 6 होते हैं, और उस पासा में जो है सम संख्या होता है, सम संख्या यानी होता है 2 4 6, कितने होते हैं वो 3 होते हैं। तो प्रायिकता हमको निकालना है, प्रायिकता बराबर हो जाएगा कितना होगा, संभव परिणामों के कुल संख्या नीचे में होगा और अनुकूल परिणामों की संख्या जो निकलना है उसको 3 ऊपर लिख देंगे, यानी 3 1 3, 3 दूना 6 यानी 1/2। जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए में है। बताइए तो सर आप लोग, पीछे मुझे दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है दिक्कत, कैमरा चालू है ना, ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़ा दे लास्ट में। एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसा, बहुत मेहनत करके हम एक वीडियो बनाए, और इधर हम चालू ही नहीं किए हैं, पढ़ा रहे, 1 घंटा कई मिनट का होता सर, और लास्ट में जाके देख रहे उसको चालू ही नहीं किए हैं। अब क्या हो सकता है सर मेरे साथ बताइए, अनुमान लगा सकते हो। देखो अब क्या है क्वेश्चन, यदि x + 2 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। ये समानांतर श्रेणी में अगर है तो उसका d लेकिन सबका बराबर होगा, यानी सर्वांतर सभी का क्या होगा, बराबर होगा। और सर्वांतर का फॉर्मूला क्या था, a2 - a1 या फिर a3 - a2 या फिर a4 - a3, यही था ना। अब जो है ये है आपका a1 और ये हो गया आपका a2 और ये हो गया आपका a3, तो a2 - a1 जो निकलेगा a3 - a2 के बराबर होगा, नहीं होगा। a2 का मान हम यहाँ पे 3x लिख लिए, माइनस a1 कितना है x + 2, यहाँ पे ब्रैकेट दे, देना पड़ेगा क्योंकि माइनस है ना, बराबर a3 का मान हम यहाँ पे देखे सर कितना
4x प्लस 1 और अरे यहाँ पे बराबर कर दिए हैं माइनस a2 कितना है 3x 3x माइनस x माइनस गुना प्लस माइनस 2 बराबर 4x प्लस 1 माइनस 3x 3x से x घटेगा हो जाएगा आपका 2x और वहां पे 4x एक ही लाइन शॉर्ट करें 3x से x घटेगा 2x माइनस 2 बराबर 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा x प्लस और यहाँ पे 1 यहाँ तक ठीक है 2x और इधर का x इस पर आएगा तो माइनस x होगा और पहले से 1 है और ये माइनस का तो उस पर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा 2x से अगर x घटाएंगे तो x होगा और 1 और 2 कितना हो जाएगा 4 कितना होगा 3 होगा 5 होगा अच्छा 3 होगा कहाँ पे होगा आंसर बताइए ऑप्शन नंबर सी होगा बताइए कोई दिक्कत है आगे बढ़ते हैं कंप्लीट होगा जी हो जाएगा कंप्लीट ना हाँ क्वेश्चन नंबर 28 6 8 9 x और 13 का मध्य 10 है तो x का मान क्या होगा अच्छा मध्य बराबर आप लोग जानते थे ना कि सब को जोड़ दो और जितना है उतना सब भाग कर दो वही था ना मध्य का तो मध्य चले हम यहाँ पे लिख लेते हैं मध्य यहाँ पे 10 दिया है तो मध्य किसका है सब बताइए 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 है ना टोटल कितना है 1 2 3 4 5 5 से भाग दे दिए और यहाँ पे कितना है 10 है ये 5 को उस पर भेज देंगे हम लोग ठीक है फिर इसको जोड़ करो 8 और 6 कितना होता है 14 होता है 14 और 9 कितना होता है 23 होता है 23 और 13 36 यानी 36 प्लस x और ये 5 जो उस पर जाके क्या हो जाएगा 10 के साथ बताइए गुना हो जाएगा होगा ना गुना तो x बराबर 5 10 से कितना हो गया 50 ये प्लस का 36 उस पर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस यानी 50 से अगर 36 हम लोग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा कितना होगा 14 होगा तो सही है हम लोग का आंसर कहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में ठीक है ना ज्यादा हो गया सर हम लोग का हाँ ज्यादा नहीं हुआ है और लास्ट क्वेश्चन है सर ऑब्जेक्टिव का देखिए 2 लास्ट नहीं और ये 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक अब यहाँ पे जो है ना आपको क्या करना है बहुलक निकालना है बहुलक कौन सा होगा बताइए मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया है तो कौन सबसे ज्यादा बार आया है देखिए 2 यहाँ पे एक बार है यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे एक बार 3 बार है 2 ना बहुलक है यहाँ पे कौन बहुलक है बताइए 2 कितने बार आया है 3 बार आया तो 3 को टिक मारे कि 2 को टिक मारे 2 को ना मारना पड़ेगा कि बहुलक कौन सा है ये बोले कि सर 3 बार आया तो इसी को लगा देते हैं नहीं ऐसा नहीं करोगे कितना हो गया 2 ठीक है 2 क्या बहुलक है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हाँ इस बार हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका क्या होगी अब माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करना आरोही क्रम में सोच सजाओ सबसे छोटा यहाँ पे 7 है उसके बाद 8 उसके बाद 9 उसके बाद 10 उसके बाद 11 है और उसके बाद 12 है उसके बाद 15 है और कुछ है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हमने आरोही क्रम में इसको सजा दिया और माध्यिका कहते हैं किसको है जो बीच में होता है तो इधर से 3 तो हटा दो इधर से 3 बीच में क्या है 10 है तो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है 10 अगर मान के चलो कि यहाँ पे 3 3 6 7 चुना देगा 8 देता तो फिर क्या करते हम लोग बीच का 2 लगा देते उसका भी एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे सर आप निकाल के देखोगे हैं हम उसका भी एक फॉर्मूला पढ़ाए थे सम संख्या होगा तो उसी स्थिति में बताए थे विषम संख्या होगा तो उसी स्थिति में बताए थे दोनों हम लोग बताए थे सर ठीक है मतलब उस दोनों का फिर से हम लोग निकाल लेते ठीक तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं आप लोग जो है इसको लिख लीजिएगा और घर में जाके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ठीक है।